हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन राहुल क्लासेस। हमने अपने पिछली क्लास में बेसिक टर्म्स का टॉपिक स्टार्ट किया था। 7-8 टर्म्स हमने डिस्कस की थी, उसी टॉपिक को अब आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बेसिक टर्म पढ़ी थी ट्रांजैक्शन, जिसको हमने कहा था कि ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी होनी चाहिए और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए। हम अपनी डेली लाइफ में भी अगर किसी से पैसे लेते या देते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने कोई रजिस्टर मेंटेन किया हुआ हो और हमसे कहा गया हो कि रजिस्टर में एंट्री कर दो, रजिस्टर में लिख दो, डायरी में लिख दो। तो ये एंट्री का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन की जो एंट्री करते हैं, सिंपल सा मीनिंग है रिकॉर्डिंग of transaction in the books of accounts is called entry। ट्रांजैक्शंस का बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होना ही एंट्री कहलाता है। एक हमने कल टर्म पढ़ी थी कैपिटल, और कैपिटल का मीनिंग हमने बताया था कि जो पैसा मालिक अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब टाइम टू टाइम मालिक को अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ भी करना पड़ता है। उस टर्म को हम नाम देते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स का मतलब हुआ अमाउंट विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। जो पैसा प्रोप्राइटर ने निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से, उसे आप ड्राइंग बोलते हो। नेक्स्ट है, हमने एक टर्म पढ़ी थी अपनी पिछली क्लास में, गुड्स। गुड्स का मतलब हमने सिखाया था आपसे कि गुड्स आर दोज थिंग्स इन विच बिजनेस डील्स। गुड्स हम उस सामान को कह रहे हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि अगर हम नमकीन बिस्किट बेचने का बिजनेस कर रहे हैं तो वो नमकीन बिस्किट हमारे लिए गुड्स है। साइकिल बेचने का बिजनेस है तो साइकिल हमारे लिए गुड्स है। अब जितने गुड्स हमने परचेज किए होंगे या बनाए होंगे, सारे के सारे डेली तो बिक नहीं जाते होंगे, कुछ अनसोल्ड भी पड़े रहते होंगे। उन अनसोल्ड गुड्स को हम बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक का मीनिंग हुआ गुड्स लाइंग अनसोल्ड इन द बिजनेस या गोडाउन, जो आप बोलें उसे आप स्टॉक कहते हो। जो गुड्स पड़े हुए हैं अनसोल्ड हमारे बिजनेस में, उसे हम स्टॉक का नाम देते हैं। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं स्टॉक को। स्टॉक को हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड स्टॉक दो तरह का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ऐसा स्टॉक जो साल के बिगिनिंग में, ईयर के बिगिनिंग में अनसोल्ड पड़ा हुआ है, उसे हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ऐसा स्टॉक जो साल के एंड में अनसोल्ड पड़ा है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं।
और हम जो ईयर अकाउंटेंसी में लिया करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से एवरी ईयर और एंड होती है नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को। तो अगर 1 अप्रैल को हम देख रहे हैं तो 1 अप्रैल को जितना स्टॉक हमारा अनसोल्ड पड़ा होगा उसे हम ओपनिंग स्टॉक का नाम देंगे। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को जो हमारा स्टॉक बचेगा उसे हम क्लोजिंग स्टॉक का नाम देंगे। उसके बाद आता है दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। जो सामान पड़ा हुआ है आपके बिजनेस में अनसोल्ड, वो किस फॉर्म में पड़ा हुआ है। हो सकता है कि आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है आपके पास सेमी फिनिश्ड मटेरियल का स्टॉक हो। सेमी फिनिश्ड को हम वर्क इन प्रोग्रेस भी बोल सकते हैं। हो सकता है आपके पास फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक हो। फिनिश्ड गुड्स मतलब जो बिकने के लिए तैयार हैं। रॉ मटेरियल मींस कच्चा माल जो अभी प्रोडक्शन में यूज होगा, फिनिश्ड बनेगा। सेमी फिनिश्ड या वर्क इन प्रोग्रेस मींस जिस पे आधा काम हो चुका हो, मतलब जो फिनिश्ड नहीं हुआ है उसे आप सेमी फिनिश्ड कहते हो। आई होप आपको ये 2-3 टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। एक बार समराइज कर लेते हैं। एंट्री के बारे में हमने बताया कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही एंट्री कहलाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ड्राइंग हम उस पैसे को बोलते हैं जो मालिक ने विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, विड्रॉ आप पर्सनल यूज के लिए सिर्फ जरूरी नहीं कि कैश ही कर सकते हो, आप गुड से भी विड्रॉ कर सकते हो अपने पर्सनल यूज के लिए। क्या पता आप कोई ऐसा सामान अपने बिजनेस में बना रहे हो या बिजनेस कर रहे हो ऐसे सामान का जो घर में भी यूज हो सकता है, तो आप बाहर से परचेज ना करके अपने बिजनेस में से यूज कर लेंगे। तो पर्सनल यूज के लिए कैश भी विड्रॉ किया जाता है और गुड्स भी। फिर हमने पढ़ा है स्टॉक। स्टॉक हमने पढ़ा कि ऐसे गुड्स जो अनसोल्ड पड़े हैं आपके बिजनेस में, जिनको हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। साल के शुरू में जो स्टॉक हमारा अनसोल्ड रहता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। साल के एंड में जो हमारा स्टॉक रहता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, या तो हमारा मटेरियल रॉ मटेरियल की फॉर्म में पड़ा हुआ होगा या सेमी फिनिश्ड की फॉर्म में या फिनिश्ड की फॉर्म में। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको मेरी वीडियोस देखते हुए शायद ऐसा लगता हो कि काफ़ी लेंदी वीडियोस हैं और कंटेंट कवर कम हो रहा है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बेशक कम समझाया जाए, बट उसी को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपसे समझाया जाए ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बन सकें। और हर चीज़ जो भी बताई जा रही है वो एक ही वीडियो के अंदर 2-2 बार 3-3 बार बताई जा रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। अगर फर्स्ट टाइम भी कोई वीडियो देख रहा है तो वो अंडरस्टैंड कर सके और एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह की उसको रिक्वायरमेंट ना हो। इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। फिर भी आपका कोई सजेशन हो तो हमें बताएं। इसलिए हमारी वीडियो थोड़ी लेंदी रहती है, कंटेंट हम कम कवर करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में हमने एक टर्म डिस्कस की थी, डेटर, और एक डिस्कस की थी हमने क्रेडिटर। ये वो पार्टीज होती हैं
जिनसे हमने उधार पे सामान बेचा है, ये वो होती हैं जिनसे हमने उधार पे सामान खरीदा है। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको रिसीवेबल्स और पेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब जिनसे कुछ रिसीव होना हो, जहां से। पेबल्स मतलब जिनको कुछ हमें पे करना है। तो डेटर से ही हमें रिसीव होना है, इसलिए डेटर्स रिसीवेबल का पार्ट हुआ। हमें अपने क्रेडिटर से ही पेमेंट करनी है, इसलिए क्रेडिटर्स पेबल का पार्ट हुआ। और क्या इंक्लूड हो जाता है इनमें? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल कहलाता है, और क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल पेबल कहलाता है। सर ये बिल्स रिसीवेबल और पेबल क्या है? देखिए, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। इसने सामान बेचा है बी से और बी ने खरीदा है ए से। इन्होंने गुड्स बेचे हैं ऑन क्रेडिट। उधार पे सामान बेचा है इनने, आपस में उधार पे सामान खरीदा या बेचा है। मतलब पेमेंट आज नहीं हो रही है, सेटलमेंट आज नहीं हो रहा है। मान लीजिए 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है। तो 3 महीने बाद पैसा देगा बी ए से, बट आज ये एक नोट तैयार करेंगे जिससे कि श्योरिटी हो जाए कि मेरे पैसे 3 महीने बाद आएंगे। एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा, उस डॉक्यूमेंट को ही हम बिल बोलते हैं। उस डॉक्यूमेंट पे इनके साइन होते हैं, स्पेसिफाइड अमाउंट, स्पेसिफाइड डेट रहती है इसके अंदर। डिटेल में आगे पढ़ेंगे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। ये एक सेपरेट चैप्टर है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बिल उस पार्टी के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है जिस पार्टी को पैसा रिसीव होना है इस बिल के अगेंस्ट, और यही बिल उस पार्टी के लिए बिल्स पेबल होता है जिस पार्टी को पे करना है बिल, जिस पार्टी की लायबिलिटी है ये। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा रिसीवेबल्स या पेबल्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। रिसीवेबल्स जिनसे कुछ रिसीव होगा, पेबल्स जिन्हें हम पे करेंगे। डेटर से ही रिसीव होता है पैसा, क्रेडिटर को पे करते हैं हम। बट यही डेटर क्रेडिटर आपस में एक बिल लिख के बैठ जाते हैं फॉर द टाइम बिंग, जितना क्रेडिट पीरियड अलाउड होता है इनके बीच में। उस बिल को ही हम बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल ही कह रहे हैं। एक पार्टी के लिए ये बिल रिसीवेबल होता है, किसके लिए? जिसे पैसा रिसीव होगा। एक पार्टी के लिए ये बिल पेबल होता है जिसे पैसा पे करना है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। एक टर्म होती है अकाउंटेंसी में परचेज, एक होती है सेल्स। ये दोनों टर्म का हिंदी में मीनिंग देखें तो इसका मतलब बेचना होता है, इसका मतलब खरीदना होता है। अब चाहे हम गुड्स खरीद रहे हो, चाहे हम टॉफी खरीद रहे हो, चाहे हम फर्नीचर खरीद रहे हो, परचेज या सेल वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है वहां पे, क्योंकि परचेज मीन्स खरीदना, सेल्स मीन्स बेचना। बट अकाउंटेंसी में ये दोनों ही वर्ड ओनली फॉर गुड्स यूज में लिए जाते हैं। अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं तो ही परचेज अकाउंट अफेक्ट होगा, अगर आप गुड्स ही बेच रहे हैं तो ही सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा। अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं आप या मशीन खरीद रहे हैं आप तो परचेज अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा।
तो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि परचेज का मतलब खरीदना या सेल का मतलब बेचना होता है। अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज वर्ड गुड्स के टाइम पे और सेल्स वर्ड गुड्स के टाइम पे ही यूज होता है। अदर देन गुड्स आप जो भी चीज खरीद रहे हैं वो उसी का नाम आ जाएगा, वहां पे परचेज या सेल वर्ड नहीं आएगा। एक टर्म होती है सॉल्वेंट और एक इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम उस पर्सन या बिजनेस को कह रहे हैं जो अपने डेप्ट को पे करने की पोजीशन में है, और इनसॉल्वेंट सॉल्वेंट का ऑपोजिट है, जो पर्सन या बिजनेस अपने डेप्ट की पेमेंट करने की पोजीशन में नहीं है। कहने का मतलब ये वो है जिसकी लायबिलिटीज असेट्स से ज्यादा है, मतलब इसके पास इतना पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है कि ये अपना कर्ज चुका सके, इसको कहते हैं दिवालिया। तो सॉल्वेंट कौन हुआ? ए पर्सन या बिजनेस इन पोजीशन टू पे इट्स डेप्ट। इंसॉल्वेंट का मीनिंग क्या हुआ? नॉट इन पोजीशन टू पे, जो अपना डेप्ट पे करने की पोजीशन में नहीं है, वो इंसॉल्वेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक टर्म होती है बैड डेप्ट्स। जो हमारे डेटर्स होते हैं जिनसे हमें पैसा रिसीव होना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे डेटर्स हमारे अच्छे हों, क्या पता कोई पैसे ना दे। तो जिन डेटर्स से हमें पैसा नहीं हुआ रिसीव, उन्हें हम बैड डेट का नाम देते हैं। तो बैड डेट का मीनिंग हुआ अमाउंट इररिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। जो पैसा हमें हमारे डेटर्स से रिसीव नहीं होगा उसे हम बैड डेट कह रहे हैं। नेक्स्ट, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाना डेप्रिशिएशन कहलाता है। ये डेप्रिशिएशन या गिरावट जो आती है वो रेगुलर यूज़ करने से भी आती है, या फैशन आउट हो जाए हमारे एसेट का, जैसे टाइपराइटर्स का आजकल टाइम नहीं है। तो जो चीज़ें फैशन आउट हो जाएं जिनका, या यूज़ करते करते पुरानी हो जाए, तो कहेंगे कि वो डेप्रिशिएट हो गई हैं, वैल्यू कम हो गई है उनकी। फिक्स एसेट्स हमने पढ़े हैं अपनी पिछली वीडियो में कि टेंजिबल भी होते हैं और इंटेंजिबल भी होते हैं। तो जो डेप्रिशिएशन वर्ड होता है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज में लिया जाता है। अब टेंजिबल के लिए अगर डेप्रिशिएशन को यूज में लिया है तो क्या इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू ही नहीं गिरती होगी? गिरती होगी इंटेंजिबल एसेट्स की भी। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए हम अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। 3 टर्म्स होती हैं ये, डेप्रिशिएशन, अमोर्टाइजेशन और डिप्लीशन। तीनों का मतलब ही फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट होता है। डेप्रिशिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए यूज में आता है, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए यूज में आता है, और डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज में अगर गिरावट आ जाए तो
यूज में आता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक बार रिपीट कर देते हैं जल्दी। परचेज और सेल वर्ड का इस्तेमाल ओनली गुड्स के परचेज या सेल्स के टाइम पे होता है। अगर गुड्स के अलावा आप कुछ और खरीद रहे हैं तो परचेज या सेल अकाउंट यूज नहीं होगा। सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट, ऐसा पर्सन या बिजनेस जो अपना डेप्ट पे करने की पोजीशन में है, मतलब जिसके पास असेट्स ज़्यादा हैं लाइबिलिटीज से, वो सॉल्वेंट कहलाएगा, और जो पोजीशन में नहीं है वो इंसॉल्वेंट कहलाएगा। बैड डेट, जो डेटर से पैसा रिकवर नहीं होगा उसे हम बैड डेप्ट कह रहे हैं। डेप्रीशिएशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आ जाने को डेप्रीशिएशन कहते हैं। वो गिरावट लगातार यूज करने से भी आती है, फैशन आउट हो जाए उससे भी आती है। 3 टर्म्स होती हैं ये सिमिलर, डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। डेप्रीशिएशन टेंजिबल एसेट्स के लिए, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के लिए, और डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टर्म हम ले रहे हैं आज की वीडियो के हमारी लास्ट टर्म, रेवेन्यू। थोड़ा सा बड़ा मीनिंग लिखूंगा, हो सकता है आपकी बुक में ये वाला मीनिंग ना हो। मैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो मीनिंग दिया हुआ है रेवेन्यू का, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के अकॉर्डिंग, वो वाला मीनिंग लिखवाऊंगा आपको। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, receivables or any other consideration arising in the ordinary course of business from sales of goods, rendering of services, interest, royalty, commission, dividend, एक्सेट्रा। काफ़ी बड़ा मीनिंग है रेवेन्यू का, आपकी बुक्स में ये वाला मीनिंग ना हो क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। देखें, पूरे मीनिंग को समझने से पहले आप एक लेमन लैंग्वेज वाला मीनिंग समझ लिए कि रेवेन्यू का मतलब मैं सेल्स समझाऊंगा कि रेवेन्यू का मतलब है किस जितने में जितना सामान आपका बिका है उसे आप रेवेन्यू कह रहे हो। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप समझेंगे बस। तो सपोज आपने सामान अगर बेचा है, जो भी आपकी सेल्स हुई हैं, उन सेल से कुछ इनफ्लो होगा, उन सेल से कुछ इनफ्लो होगा, या तो कैश का इनफ्लो होगा, अगर आपने नगद में अपना सामान बेचा होगा, नगद आपका टर्नओवर है सारा, तो कैश आएगा, या रिसीवेबल्स आएंगे, डेटर्स, उधार पे आ गया होगा तो, या फिर क्या पता कोई और कंसीडरेशन हो, सामान के बदले सामान आ गया हो आपका कुछ। ये तीनों काम या तीनों में से कोई भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहे हो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है ये चीजें डेली नेचर में हो रही हो। तो डेली नेचर में तो हम गुड्स ही बेचेंगे ना, जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे हम गुड्स बेच रहे हो या सर्विसेज रेंडर कर रहे हो। अगर मेरी कार पुरानी हो गई और मैं अपनी कार बेच देता हूँ, वो रेवेन्यू नहीं है क्योंकि वो डेली बेसिस पे नहीं होगा। तो ऐसा अगर होता हो डेली बेसिस पे, किन किन वजह से, फ्रॉम, या तो सामान बेच के,
ये तीनों चीज़ें होंगी। किसी का सामान बेचने का बिजनेस है तो सामान बेच के कमाएगा वो, कैश या रिसीवेबल या कोई और कंसीडरेशन। किसी का सर्विसेज देने का बिजनेस है तो सर्विसेज के बदले आएंगी ये चीज़ें, या फिर किसी का ब्याज का ही काम है, या किसी को रॉयल्टी मिलती है, या कमीशन बेस्ड काम है किसी का, या किसी का रेगुलर इनकम डिविडेंड ही है। एक बार रिपीट कर देता हूं, रेवेन्यू का मतलब मैंने कहा कि सेल्स मान के चल लीजिए समझने के लिए बस, बाकी टेक्निकल मीनिंग आपके सामने है। कुछ इनफ्लो होगा अगर रेवेन्यू आएगा तो। क्या आएगा इनफ्लो के तौर पे? या तो कैश, नगद सामान बेचेंगे तो कैश, उधार बेचेंगे तो रिसीवेबल्स, या कोई और कंसीडरेशन भी आ सकती है। अब सामान डेली बेसिस पे बेचेंगे तो ऐसी चीजें अराइज होनी चाहिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, डेली नेचर में। कहां से? फ्रॉम, या तो सामान बेच के कमाएंगे, या सर्विसेज दे के, या इन 3-4 कारणों से। अब समझते हैं ये ग्रॉस वर्ड क्यों लगा हुआ है। कुछ लोग समझते हैं कि रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, इनकम नहीं होता है। ग्रॉस वर्ड जहां भी लग जाए ये समझ लिया करो कि ये फाइनल फिगर नहीं है, कुछ ना कुछ माइनस होना बाकी है, तब हम नेट फिगर पे, फाइनल फिगर पे जाएंगे। तो समझिए, अगर मैं रेवेन्यू में से खर्चे माइनस कर दूंगा तो आएगी मेरी नेट इनकम। तो इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। जैसे आपने मेरी शॉप से सामान खरीदा, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी आपने 100 रुपीज़ की। अब वो 100 के 100 रुपीज़ मेरी इनकम थोड़े ना है। उस बोतल को मैं भी तो कहीं ना कहीं से खरीद के लाया ही होऊंगा। सपोज 85 रुपीज़ की मैंने खरीदी थी वो, तो 100 माइनस 85, 15 रुपीज़ मेरी इनकम मानी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रेवेन्यू का मीनिंग भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर करें।